नमस्कार। दो टाइप के कोरोना वायरस होते हैं। एक वो होता है जो हमारे शरीर में प्रवेश कर जाए और जब हमारे शरीर में वो जाता है तो हमें कफ, कोल्ड, फ्लू, बुखार ये सब के सारे सिम्टम आते हैं। तो हम लोग क्या करते हैं, उस समय हम डॉक्टर के पास जाते हैं, दवा का ट्रीटमेंट लेते हैं, कुछ दिन क्वारंटाइन हो जाते हैं 14-15 दिन और संपूर्ण रूप से शारीरिक रूप से ठीक हो जाते हैं। दूसरा कोरोना वायरस वो होता है जो हमारे मन में प्रवेश कर जाए, माइंड में प्रवेश कर जाए, जो हमारे थॉट, फीलिंग, बिहेवियर और एक्शन में हमें दिखता है। तो किस रूप में आता है, तो हमारे अंदर अपने आप डर महसूस होगा, फियर फैक्टर महसूस होगा, किसी बात की तनाव हमें स्ट्रेस आना शुरू हो जाता है, हमारी सोच नकारात्मक हो जाती है। तो आज हम इसके ऊपर बात करने वाले हैं कि ये जो सेकेंड टाइप का जो वायरस है इसके ऊपर कैसे मात करें। इसमें तो कोई बाहरी व्यक्ति हमें मदद नहीं कर सकता, इसकी युद्ध हमें स्वयं लड़ना पड़ता है, इसके बाहर हम निकल सकते हैं। और इससे जो सबसे बड़ी जो शिकायत आती है वो उसे कहते हैं डिप्रेशन। एक बार व्यक्ति जब डिप्रेशन में जाता है तो उसे निकलने में काफ़ी समय लग जाता है। तो जब हम लोग लॉकडाउन में चलते हैं तो डिप्रेशन का एक कारण बन जाता है कि हम घर में बैठे क्या करें, इतने सारे समय को हम कैसे अपने निकालें, और एक डिप्रेशन की अवस्था को मजबूत बनाते जाता है। 27 साल तक नेल्सन मंडेला जेल में थे। जब वो 1990 में जब छूट कर आए, उसके 4 साल के बाद 75 साल की उम्र में साउथ अफ्रीका के राष्ट्रपति बने। महात्मा गांधी जो कि 1932 में यरोड़ा जेल में जब बंद थे, तब उन्होंने वहाँ पर किताब लिखी, माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ। पंडित जवाहरलाल नेहरू क्विट इंडिया मूवमेंट में जब वो अहमदनगर जेल में थे, तब उन्होंने वहाँ पे उसमें किताब लिखी, डिस्कवरी ऑफ इंडिया। तो ये सब लोग डिप्रेशन में क्यों नहीं गए, इन लोगों के अंदर फियर फैक्टर क्यों नहीं आया, ये लोग नकारात्मक क्यों नहीं सोचे कि कहीं मेरी मृत्यु न हो जाए जेल में, क्या होगा जब मैं जेल से बाहर निकलूँगा, मैं कैसे इस समय को निकालूँ। उस समय तो कोई भौतिक सुविधा भी नहीं थी कि इंसान मोबाइल पे है या टीवी पे है या अपने परिवार के साथ है। जेल में तो इंसान अकेला ही रहता है, स्वयं अपने साथ रहता है। तो इन लोगों ने कैसे अपने आप को बाहर निकाला, कैसे अपने आप को ज़्यादा मजबूत बनाया। यदि हम इस बात को समझ लें तो हम भी डिप्रेशन के ऊपर जीत कर सकते हैं। हमें मजबूर नहीं होना चाहिए, हमें मजबूत बनना चाहिए। तो ऐसे कौन से 5 नियम हैं, यदि हम उसे अपनाएं तो डिप्रेशन से परमानेंटली फ्री हो सकते हैं, लाइफ टाइम फ्री हो सकते हैं। और आज हम इसी बात पे हम चर्चा करेंगे कि 5 नियम कौन से हैं। 5 टिप्स देना चाहता हूं जो कि काफ़ी सरल है, हर व्यक्ति उसे अपना सकता है ताकि वो आजीवन डिप्रेशन से मुक्त रहे। और यदि उसे अमल में ला लेता है तो वो दूसरों को भी चीज़ को समझा सकता है, ज्ञान दे सकता है, ताकि हमारा देश भी डिप्रेशन मुक्त समय से निकल जाए। तो पहला फैक्टर क्या होता है, जैसा हम लोग जानते हैं कि लोहा अपने जंग से समाप्त हो जाता है, उसे किसी और चीज़ की तोड़ने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। बिल्कुल उसी प्रकार यदि हमारा ब्रेन एम्प्टी रहे तो हम अपने आप समाप्त हो जाते हैं, हम डिप्रेशन और फियर फैक्टर की तरफ चले जाते हैं, हमारी फ्रीक्वेंसी अपने आप नीचे हो जाती है। जब आप तनाव में रहते हो, डिप्रेशन में रहते हो, सैडनेस में रहते हो, अकेलापन महसूस होता है, चिंता करते हो, तो आपके शरीर की, मन की फ्रीक्वेंसी एकदम कम हो जाती है। कुदरत का नियम है कि आपकी जब फ्रीक्वेंसी जब कम हो जाती है तो आप उसी चीज़ को आकर्षित करते हो जिससे आपकी फ्रीक्वेंसी मैच होती है, तब हमें असफलता मिलती है। नौकरी जा सकती है, हमारा बिजनेस हमारा कम हो सकता है, स्वास्थ्य पे हमारे परिणाम पड़ता है, संबंध पे हमारे परिणाम पड़ता है, क्योंकि हमारी फ्रीक्वेंसी उन असफलता के साथ मैच हो चुकी है। तो पहला टिप है कि अपने ब्रेन को खाली न रहने दें, उसे जंग न लगने दें, ज़्यादा से ज़्यादा नई से नई किताबें सीखें। आप ऑनलाइन कोर्सेज लगा सकते हैं, जैसे योगासन, प्राणायाम, ध्यान, नए नए रेसिपीज सीख सकते हैं, नई नई टेक्नोलॉजी सीख सकते हैं। आप जितना अपने ब्रेन को इंगेज करेंगे, जितना अपने ब्रेन को व्यस्त रखेंगे, आप पहले चीज़ को आपने पार कर चुके। तो अपने पहला टिप है कि अपने मस्तिष्क को, अपने मन को खाली न रहने दें, कीप इट बिजी, हमेशा उसे व्यस्त रखें और अच्छे कार्यों में। दूसरा स्टेप आता है 21 डेज चैलेंज, उसे कहा जाता है। 21 दिन स्वयं को चुनौती देना। सबसे बड़ा शत्रु वो नहीं होता है जो आपके शरीर के बाहर है, सबसे बड़ा शत्रु वो है जो आपके शरीर के अंदर है। यदि शरीर के अंदर के शत्रु को यदि आपने जीत हासिल कर ली तो बाहर के शत्रु पे जीत हासिल करना काफ़ी स्वाभाविक होता है। महात्मा गांधी भी यही चीज़ कहते थे कि यदि आपने अपने मन को जीत लिया तो विश्व को जीतना काफ़ी आसान है। तो इसीलिए एक बात हमेशा मैं हर एक वर्कशॉप में कहता आया हूँ कि बिफोर यू बिकम अ विनर बी अ लूज़र। आप विजेता होने से पहले एक लूज़र बन जाइए। पर किस चीज़ को लूज़र बने?
लूज़र बनिए अपने नकारात्मक स्वभाव की, नकारात्मक हैबिट की, नकारात्मक विचारों की। जब तक हम इसे लूज़ नहीं करते अपने जीवन से, तब तक हमारे अंदर विजेता के वो लक्षण नहीं आते। तो 21 दिन का चैलेंज रखिए अपने अंदर कि मैं 21 दिन तक शराब या सिगरेट नहीं पीऊँगा। मैं 21 दिन तक सूर्योदय से पहले स्नान करूँगा। मैं 21 दिन तक नॉनवेज नहीं खाऊँगा। मैं 21 दिन तक झूठ नहीं बोलूँगा। तो जब आप ऐसे नकारात्मक चीज़ों को जब आप शमन करते हो, आप इसे चुनौती के रूप में जब आप लेते हो, तब आपका विल पावर, डिटर्मिनेशन पावर अपने आप बढ़ जाता है। आपकी सफलता की उम्मीद सहस्त्र गुना हो जाती है। जब आप बाहर निकलते हो 21 दिन के बाद, तो पूरी तरह से एक चट्टान की तरह आप चुनौतियों को स्वीकार कर सकते हैं, बाहरी चुनौतियों के, जिस पे विजय पाना एकदम आसान होता है आपके लिए, क्योंकि आपने अपने हैबिट्स के ऊपर विजय पा ली है। जो व्यक्ति अपने हैबिट्स को जीत सकता है, बैड हैबिट्स को निकाल सकता है, वो व्यक्ति अपने जीवन का शिल्पकार होता है। वो व्यक्ति जीवन में कोई भी चीज़ को संभव कर सकता है, उतनी उसकी शक्ति होती है। जब भी हमें बाहर असफलता मिले, तो सबसे पहले अपने अंदर झांक के देखना चाहिए, क्या मेरे अंदर कोई बैड हैबिट्स हैं क्या? कोई नकारात्मक चीज़ें हैं क्या? क्या मैंने उस पर विजय पाया है? यदि हाँ, तो आपके लिए सरल है युद्ध करना। यदि ना, तो आपने अपने अंदर ही जंग हार गए। तीसरा टिप है कि आप अपने स्किल को पॉलिश कीजिए। आपके पास जो भी ज्ञान है उसको पॉलिश करते रहिए। जैसे हीरा की चमक तब आती है जब उसे कई बार कट किया जाता है, जब उसे कई बार पॉलिश किया जाता है, उसमें चमक उसकी बढ़ती जाती है। कि कोई भी मूर्ति जब वो बनती है तो वो भी एक हथौड़ी से उसे गुजरना पड़ता है, तब जाके मूर्ति बनती है। और जो पत्थर हथौड़ियों से डर लगता है तो केवल मंदिर का फर्श बन जाता है, और जो पत्थर हथौड़ियों को स्वीकार करता है वो मूर्ति बन जाता है। फर्श के ऊपर लोग पैर रख के चलते हैं, और उसी पत्थर से जो मूर्ति बनी है लोग उसकी पूजा करते हैं। तो यदि आप मान लीजिए कि एक सेल्समैन है, तो आप अपने कलीग को, अपने सीनियर को, सभी से एक राय लीजिए कि यदि मुझे 10 में से रेटिंग देना तो आप कितना मुझे रेटिंग दोगे, मैं कहाँ पे कम पड़ता हूँ। तो आपको बताएंगे कि आपकी वाक चातुर्य कम है, आपके वोकैबुलरी में एक मिस्टेक है, आपके बॉडी लैंग्वेज में इशू है, आपके भाषा में प्रवाह नहीं है। तो उन चीज़ों को ध्यान में रखते हुए आप उन चीज़ों को सुधार कर सकते हैं। बिल्कुल उसी प्रकार जब आप अपने वीकनेस का ऑडिट करते हैं, उसे कहते हैं ऑडिटिंग करना, तब आप अपने स्किल को पॉलिश कर सकते हैं। और स्किल को पॉलिश करने के लिए सबसे अच्छा मार्ग होता है अपने मित्र वर्ग से, अपने सीनियर से, अपने जूनियर से अपना फीडबैक निरंतर लेते रहें। हमेशा आलोचना के लिए ओपन रहें। यदि व्यक्ति कोई आपकी आलोचना करता है तो वो आपके अंदर सुधार लाने की भी कोशिश कर रहा है। भले वो नकारात्मक आलोचना है, तो आप समझ लीजिए कि नकारात्मक की सकारात्मक आलोचना है, दो चीज़ों की आलोचना अलग अलग होती है। सकारात्मक आलोचना है तो उसमें बदलाव लाइए, इमीडिएट बदलाव लाइए, उस व्यक्ति को धन्यवाद कीजिए क्योंकि वो आपके अंदर आपके स्किल को पॉलिश कर रहा है। चौथी बात, जिसे कहा जाता है कि आप क्रिएटिव बनिए, इनोवेटिव बनिए। जब तक आप वही काम करते रहोगे जो आप अभी तक करते आए हो, आपको परिणाम भी वही मिलेगा जो अभी तक आपको मिलता आया है। यदि आपको कोई चीज़ नया करना है तो आपको हर चीज़ को नए सिरे से सोचना पड़ेगा, नए सिरे से काम करना पड़ेगा, तब वो नई घटना घटेगी। इनोवेशन और क्रिएटिविटी आपके अंदर तभी आती है जब आप प्रेशर में रहते हो। आपके अंदर इनोवेटिव और क्रिएटिवनेस तभी आता है जब पूरी तरह से बाहर कोई समस्या परेशानी में इंसान घिरा हुआ हो। उदाहरण के तौर पे जब नोटबंदी हुई थी तब लोगों में सबसे बड़ी समस्या थी कि बैंक में कैसे जाएं, एटीएम से पैसे कैसे कैश निकालें, कैसे किसी व्यक्ति को ट्रांसफ़र करें। और वो उसी समय पर पेटीएम, गूगल पे, इतने सारे ऑनलाइन मोबाइल पेमेंट का जन्म हुआ। उसी टाइम पर उसका उपयोगिता सिद्ध हुई, और उसी टाइम पर लोग उस पर एक नए सिरे से विचार करना शुरू किए कि जब आपके अंदर कोई भी समस्या आती है तो आप उसको किस क्रिएटिव ढंग से, किस इनोवेटिव ढंग से उसको आप ले सकते हो। समस्या पर यदि आप दुखी हुई, समस्या को लेकर आप परेशान हुए, तो आपके अंदर इनोवेटिवनेस, क्रिएटिवनेस लाइफ में कभी भी नहीं आ सकता। यदि 21 दिन का लॉकडाउन चल रहा है तो इसमें सोचिए कि मैं अपने व्यापार को, अपने स्थिति को मैं ऑनलाइन से कैसे मैं प्रचार कर सकता हूँ, कैसे मैं इसे यूज़ कर सकता हूँ, कैसे मैं घर बैठकर फाइनेंस का अपना अरेंजमेंट कर सकता हूँ। और जब इनोवेटिव क्रिएटिवनेस आती है
तब आप दूसरों से, अपने कॉम्पिटिटर से एकदम अलग हटकर हो जाते हो। आपकी सोच अलग हो जाती है, आपका एक अलग यूएसपी बन जाती है कि हाँ, इस व्यक्ति के अंदर ये चीज़ है, ये श्रेष्ठता है जो दूसरों में नहीं है। पांचवी और अंतिम बात, उसे कहा जाता है माइंड सर्विसिंग। मान लीजिए आप सभी के लोगों के पास वाहन हो गए, 2 व्हीलर 4 व्हीलर, और जब आपको वाहन लेते होंगे तो आपको एक बुकलेट भी मिला होगा कि आपको इतने 1000 किलोमीटर के बाद उस वाहन की सर्विसिंग कराना है। 1000 किलोमीटर है, किसी में 5000 रहता है, किसी में 10,000 किलोमीटर तक, फर्स्ट सर्विसिंग, सेकंड सर्विसिंग, थर्ड सर्विसिंग। उसमें सर्विसिंग क्यों दिया जाता है और क्यों हम उस चीज़ का पालन करते हैं? कभी सोचा है हमने? ताकि हमारा वाहन जिससे हमने मेहनत के पैसे से ख़रीदा है कभी वो ख़राब ना पड़े। जब भी हम उसे चला रहे हैं तब किसी आधी रात पर, किसी घाट पर अचानक बंद न हो जाए, किसी ऐसे समय पर न बंद हो जाए जब हमें उसको सख्त से ज़्यादा ज़रूरत हो। इसीलिए हम उसकी सर्विसिंग कराते रहते हैं। ख़राब होने से पहले ऑयल चेंज होता है, स्पेयर पार्ट चेंज होते हैं, और उसी प्रकार हम उसकी मरम्मत करते जाते हैं। जैसे जैसे वो वाहन पुराना होता है उसकी सर्विसिंग की अवधि भी बढ़ जाती है, क्योंकि तब उसे मरम्मत की ज़्यादा ज़रूरत होती है। एक 50,000 रुपये के वाहन के लिए हम सर्विसिंग के लिए कितना ध्यान रखते हैं, उसके तारीख को याद रखते हैं, उसके किलोमीटर्स को याद रखते हैं कि हमको इस समय कराना है। तो हमारा जो शरीर है, क्या उसकी कीमत 50,000 से कम है? ईश्वर ने इतना बड़ा वाहन भेजा है, जिससे शरीर एक वाहन ही है, आत्मा एक ड्राइवर है। तो इस शरीर को भी मेंटेनेंस लगता है, इस शरीर को भी सर्विसिंग की ज़रूरत पड़ती है। पर हमने कभी इस चीज़ पे ध्यान दिया कि इसको सर्विसिंग के लिए समय देना पड़ता है। हम निरंतर काम करते जाते हैं, निरंतर गाड़ी को अपने चलाते हैं, वाहन को चलाते जाते हैं। केवल पेट्रोल भरने से गाड़ी स्वच्छ नहीं होती कि आपने दिन भर सिर्फ खाना खा लिया तो हमारा शरीर स्वस्थ है, बिल्कुल नहीं। हमारा मन स्वस्थ है क्योंकि हमने खाना खाया, बिल्कुल नहीं। यदि ऐसी बात होती तो गाड़ी में सिर्फ पेट्रोल और हवा भरिए और सर्विसिंग में मत ले जाइए। देखिए 2 साल के बाद क्या होता है, 3 साल के बाद क्या होता है। बिल्कुल उसी प्रकार हमारे शरीर का सर्विसिंग होना ज़रूरी है, और इस शरीर का सर्विसिंग तभी हो पाता है जब आप मन का सर्विसिंग करो, इसे कहते हैं माइंड सर्विसिंग। तो माइंड की सर्विसिंग कैसे कर सकते हैं? तो ये जो लॉकडाउन का जो पीरियड है, ये आपके जीवन का सबसे अच्छा समय है। इन 21 दिनों में आप अपने माइंड का सर्विसिंग कर सकते हैं, संपूर्ण रूप से कर सकते हैं। सारे टॉक्सिन्स को आप निकाल सकते हैं। इतने सालों से आपके जीवन में जो कुछ जमा हुआ है टॉक्सिन्स, पुराने संबंध से जो टूटे हुए हैं, जो तकलीफ़ें जो आपने झेला है, जो असफलताएं आपने जो झेली है, तो कहीं से डिलीट नहीं हुआ, अभी भी आपके ब्रेन में, आपके मन में स्टोर है। तो उसको आप सर्विसिंग के द्वारा आप निकाल सकते हो। और जब तक वो पुराने चीज़ें डिलीट नहीं होती हैं तब तक हम नई चीज़ों को प्रवेश नहीं कर सकते हैं। उसके इम्प्रेशंस हमारे शरीर के हर सेल पे रहता है। एक छोटी सी भी घटना याद आ जाती है हमें तो हमें वो कई साल पीछे ले जाती है, और दुनिया का हम उसी एंगल से देखते हैं जैसी घटना हमारे जीवन साथ पीछे घटी है, और वो घटना निरंतर रिपीट होती रहती है क्योंकि हमने अपने सर्विसिंग तो किया नहीं, माइंड का सर्विसिंग तो किया ही नहीं। तो जब आपके शरीर का इम्प्रेशन डिलीट नहीं हुआ, यदि उसे निकाला नहीं गया, तो वो घटनाक्रम रिपीट होते रहता है। इसीलिए कई लोगों को देखा जाता है कि व्यापार में एक बार सफलता मिलती है, फिर असफलता, फिर सफलता, फिर असफलता। ये पैटर्न उनका साइन वेव में क्यों रहता है? उनका ग्रोथ एकदम एक्सपोनेंशियल ग्रोथ क्यों नहीं हो पाता है? क्योंकि कहीं न कहीं उन्होंने पुराने पैटर्न को तोड़ नहीं पाए हैं। तो माइंड सर्विसिंग करने के लिए 3 सहज और सबसे अच्छा उत्तम है। पहला है ध्यान। यदि निरंतर आप ध्यान करते हैं सुबह और शाम, तो अपने आप आपके अंदर टॉक्सिन्स निकलना शुरू हो जाएगा। आपके अंदर जो कुछ नेगेटिव इम्प्रेशंस है वो निकलना शुरू हो जाएंगे और आप पूरी तरह से निर्विकार हो जाएंगे। दूसरा है सात्विक भोजन। जितना प्योर वेज खाना खाएंगे उतना आपका शरीर और मन स्वस्थ रहता है। इसलिए कहा जाता है जैसा अन्न वैसा मन। और तीसरी बात है साइलेंस, मौन। ध्यान, मौन और सात्विक आहार, ये 3 चीज़ आपके माइंड और शरीर के सर्विसिंग के लिए अत्यावश्यक है, और इसे हमेशा निरंतर करते रहना चाहिए। दिन में कम से कम 2 घंटा तो मौन रखें। अनावश्यक बातें न बोलें। जितनी ज़रूरत है उतना ही ऊर्जा आपका जाना चाहिए। अत्यधिक बोलना, दिन भर सुनने की आदत पड़ना, तो आपके अंदर कहीं न कहीं स्वयं से आप दूर हो जाते हो।
आपके अंदर जो सबसे अच्छा इंसान जो आपके अंदर है वो आपसे दूर चला जाता है, क्योंकि आपने तो कभी उससे वार्तालाप किया नहीं। आपने तो वार्तालाप हमेशा बाहरी लोगों से किया। कभी अंदर के व्यक्ति से जब वार्तालाप करनी हो तो मौन ही एक ऐसा साधन है जिससे आप स्वयं के व्यक्ति के अंदर से आप वार्तालाप कर सकते हैं। तो 5 तरीकों को हम वापस समझेंगे। अपने ब्रेन को खाली न रहने दें, अपने मन को खाली न रहने दें। हमेशा कुछ न कुछ नई चीज़ का वाचन या सीखना हमेशा निरंतर रखें। दूसरा, स्वयं के अंदर 21 डेज़ का चैलेंज लें। नकारात्मक चीज़ों को निकालने की संकल्प लें कि मुझे ये 21 दिनों में इस चीज़ को निकालना है, और हर दिन उस संकल्प को याद करें कि मुझे विजेता बन के बाहर निकलना है। तीसरा, अपने आप को पॉलिश करें, अपने स्किल को पॉलिश करें। तो अपने स्किल को पॉलिश करने के लिए सकारात्मक आलोचना यदि होती है तो उसमें सुधार करें। लोगों से अपना फीडबैक लें, अपनी चीज़ों के अंदर क्या बदलाव लाना है उसके ऊपर विचार करें, और वो आप अपने आप पॉलिश होना शुरू हो जाओगे। चौथा, कि आपके अंदर क्रिएटिविटी और इनोवेटिवनेस आना चाहिए। आप जिस समस्या में फंसे हो उसका समाधान निकालिए। एक ऐसा समाधान निकालिए जिससे हट कर आप पूरे विश्व में आपका नाम हो। एक ऐसा समाधान निकालिए कि आने वाले कल में यदि आप न भी रहें तो भी लोग याद रखें कि ये व्यक्ति इनोवेटर था, ये व्यक्ति क्रिएटिव था। शरीर मिट जाएगा पर आपका इनोवेशन और क्रिएटिविटी कभी भी समाप्त नहीं होगा। और 5वीं चीज़ थी माइंड का सर्विसिंग। जब हमारे अपने मन का सर्विसिंग जब करेंगे, हर दिन करेंगे, तो ये जो शरीर रूपी जो वाहन है इसकी गति बढ़ जाएगी। इसमें कभी मेंटेनेंस नहीं आएगा, और शरीर और जीवन की अंतिम सांस तक हम इस वाहन को उपयोग कर सकते हैं। इसका माइलेज बढ़ सकता है, इसके लाइफ बढ़ सकती है। व्हीकल यदि ख़राब हो जाए तो आप दूसरा व्हीकल खरीद सकते हैं उसे बेचकर, पर यदि शरीर खराब हो जाए तो इसका रिप्लेसमेंट अगले जन्म में ही होता है, इस जन्म में नहीं होता है। तो इतना अच्छा जीवन मिला, इतना अच्छा शरीर मिला है, तो इस शरीर का यदि सही ढंग से सदुपयोग करना है, मेंटेनेंस फ्री लाइफ जीना है, तो इसे हर दिन इसके नियम अनुसार इसे चलना चाहिए। शरीर को चलाने का भी जो नियम है, जैसे व्हीकल को चलाने का एक नियम होता है, स्पीड, क्वालिटी ऑफ द पेट्रोल, हवा, बिल्कुल उसी प्रकार इस शरीर को भी चलाने के लिए कुछ नियम ईश्वर ने जो दिए हैं, और वो 3 नियम हैं सात्विक भोजन, मौन और ध्यान। ये जब 3 चीज़ का हमारे शरीर में हमेशा अंदर डालते रहेंगे तब जाके हमारा जीवन डिप्रेशन फ्री हो जाएगा। जब इन 5 नियमों का पालन करें 21 दिन तक, मैं पूरे आत्मविश्वास के साथ कहता हूँ कि जीवन डिप्रेशन फ्री 100% हो जाएगा, 100%। और जब इस चीज़ का पालन निरंतर हम करते रहेंगे तो जीवन में कभी डिप्रेशन आ ही नहीं सकता, असंभव है। और जब हम डिप्रेशन से निकलेंगे तभी हम दूसरों को डिप्रेशन से निकाल सकते हैं, इस बात को भी ध्यान रखिए। जब तक हम डिप्रेशन से नहीं निकलते, हम किसी को भी कितना भी ज्ञान दें वो उस पर अमल करेगा ही नहीं। और जब हम इन 5 बातों का अमल करते हैं तो हमारे शरीर की फ्रीक्वेंसी अपने आप बढ़ जाती है, हमारी चेतना अपने आप बढ़ जाती है, और उसे कहते हैं आनंदमय चेतना, आनंदमय कोशा। और जब आप खुश रहना शुरू हो जाते, जब आप उत्साहित रहते हो, जब आप आनंदित रहते हो, और तब आप उस चीज़ को अपने आप कुदरत से आकर्षित कर सकते हो जो आपके जीवन में, जिसकी योग्यता आपके अंदर है। सारी असफलताएं अपने आप आपके पास आना शुरू हो जाती है। आपका स्वास्थ्य अच्छा रहता है, आपका संबंध अच्छे हो जाते हैं, आपके पैसे की समस्या समाप्त हो जाती है, आपका समाज में अच्छा जगह हो जाती है, समाज में आपको लोग सम्मान देते हैं, और कुदरत आपको हमेशा एक अच्छे संतान के रूप में आपका ध्यान रखती है। हमेशा प्रोटेक्टिव रहते हो, किसी भी चीज़ का आपके अंदर भय नहीं रहता है, क्योंकि आपकी फ्रीक्वेंसी कुदरत की फ्रीक्वेंसी के साथ मैच हो गई है। तो जब हम डिप्रेशन फ्री होते हैं तो न केवल हम तनावमुक्त होते हैं, बल्कि हम अपनी फ्रीक्वेंसी को कुदरत की फ्रीक्वेंसी के साथ मैच कर लेते हैं। तो इसी के साथ इस सेशन का मैं समाप्ति करता हूँ। अगले सेशन में फिर हमारी मुलाकात होगी। तब तक के लिए जय हिंद।